60 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। 70 रुपये में वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो हमें हानि हुई है कितनी? जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 1/7 भाग। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का जो भी रहा होगा उसका हमने 1/7 भाग तो हानि में गंवा दिया है, केवल 6/7 भाग ही वसूल पाए हैं। और सीपी का यही 6/7 भाग हमारा सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 60 रुपये। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 6 से इसको काटें 10, 10 7 70। फिर कहता है 77 में उस वस्तु को बेचने पर। तो 70 की वस्तु जब हम 77 में बेचेंगे तो हमें 7 का लाभ होगा। प्रतिशत बनाने के लिए हम चलेंगे कॉस्ट प्राइस पर। तो 7 और 7 से 7 कटेगा, 10% लाभ होगा। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु वस्तु खरीदते और बेचते समय 12.5% वजन में घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है वजन में घोटाले की, उसको उठाएंगे 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। ये जो नीचे के यूनिट है ये मान लेनी है कि ये वास्तव में उस वस्तु का वजन है 8 यूनिट, और ऊपर है ये घोटाला है। अब घोटाला 2 बार है, खरीदते समय भी और बेचते समय। बेचने का मतलब 8 यदि उसका वजन है तो ग्राहक को तोलते समय 1 का घोटाला, यानी 7 ही दे रहा है, और खुद जब वस्तु खरीदी तब 1 वजन ज़्यादा खरीद लिया। तो अब देख रहे हैं वस्तु का वजन हो गया 9, लेकिन ग्राहक को दे रहा है केवल 7, तो 2 का लाभ हो गया। और प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा चलेंगे जिस वजन पर बेच रहा है। तो 2/7 गुणा 100, 200/7, ये हो जाएगा 28.56%, ये लाभ। 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68.2 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो? तो एलिगेशन मेथड सीधा यूज़ करेंगे पहले कि एक तरफ तो है चाय का मूल्य 60 रुपये, दूसरी का है 65। यहाँ बीच में हम दोनों का औसत जो मूल्य होता है वो लेते हैं, जो कि हम अलग अलग अनुपातों में लेकर मिक्स करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 68.2। तो एलिगेशन का जो बेसिक नियम वो क्या कहता है कि जो बीच में एवरेज लिखी जाती है ये छोटी वैल्यू से तो बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू से छोटी होती है। लेकिन यहाँ 68 है, 65 से बड़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। एक दूसरा रीज़न भी है कि जो बीच में हम एवरेज लेते हैं वो हमेशा अपने आप में 100% वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये 100% वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 10% लाभ भी शामिल है। कहने का मतलब ये वैल्यू है 110% की। तो 110% की वैल्यू है 68.2, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसके नीचे आएगा 110 और गुणा हो जाएगी 100 से। 0 से 0 कैंसिल, इस पॉइंट की भी एक 0 आएगी, ये भी कटेगा 62 पर। तो औसत मान हम लेंगे यहाँ पर 62, 68.2 नहीं लेंगे। तो 60 से ही इनके बीच तिरछांतर 2 का है और इनके बीच तिरछांतर है 3 का। तो 3:2 में हमें चाय लेनी होगी दोनों तरह की, तब वो वैल्यू बिकेगी 62 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर जब इस पर हम 10% लाभ कमाएंगे तब वो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 68.2। एक कमरे में कुछ बिल्ली और कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 व प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल हमें दे रखा है कि ये कुत्ते और बिल्ली मिलाकर 45 जानवर हैं और बिल्लियां खाती है 7 बिस्किट और कुत्ते खाते हैं 9। तो हम इस 9 को ऐसे लिख लेते हैं 7 + 2। अब हम यह मान लेते हैं कि बिल्ली भी 7 बिस्किट खाती है और डॉग भी 7 ही खाते हैं। तो चूंकि दोनों 7-7 बिस्कुट खा रहे हैं तो 45 जानवर 7 के हिसाब से 45 7 315 बिस्किट खा जाएंगे। लेकिन वास्तव में बिस्किट कितने? 355। कितने बिस्किट बच गए? 40। ये 40 कौन खाएगा? ये जो 2 बिस्कुट खा रहे हैं यानी ये डॉग खाएंगे। तो 40 बिस्किट को 2 के हिसाब में जब हम बांटेंगे तो कुत्तों की संख्या आएगी 20। तो 20 डॉग हैं और चूँकि कुल जानवर हैं 45 तो बिल्लियाँ हो जाएंगी 25। किसी शंकु, बेलन व अर्धगोले की ऊंचाई समान है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 2 3 1 है, आयतन का अनुपात बताएं। तो सबसे पहले तीनों के आयतन के फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो 1/3 पाई हम देख रहे हैं तीनों के अंदर सेम है, तो पाई हम काट देते हैं। r², शंकु की त्रिज्या अनुपात दे रखा है 2, तो हम 2 ही ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हाइट मान लेते हैं 1 यूनिट क्योंकि हाइट सभी की समान है। इसी तरह बेलन का आयतन पाई r² h है, पाई कैंसिल हो गया, r² r है इसकी 3 यूनिट, 3 का स्क्वायर 9, हाइट हो जाएगी 1। और अर्धगोले के लिए हो जाएगा 2/3, इसकी रेडियस है 1, तो 1 का क्यूब 1। अर्धगोले के लिए जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो ये हमारे पास आ गया 4/3, 9, 2/3। नीचे से 3 हटाने के लिए सभी को 3 से गुणा कर देते हैं, यानी सभी के हमने गुणा में 3 लगा दिया। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 4:27:2। 1 रुपये प्रति किलोग्राम नमक बेचने पर 10% का लाभ होता है।
21% लाभ लेने के लिए नमक का मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले जब हम 10% का लाभ लेते हैं, इसका मतलब हम कुल लागत का 110% वसूल कर रहे हैं। तो जब 110% वसूलते हैं तब हमारे पास नमक का मूल्य है 1 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 1% का रेट हो जाएगा यहाँ से 1/110। फिर कहता है 21% लाभ लेने के लिए, यानी 100 की वस्तु अब हमें 121 में बेचनी होगी। तो 121% लागत की अब हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो 11 पर काटें, 11 11 121, 11 दहाई 1.1, यानी 121% जब हम वसूल रहे हैं मूल्य, तब उसका चावल का जो नमक का मूल्य है 1.1। पहले कितना था? 1 था, अब 1.1 हो गया, यानी 0.1 रुपया भाव हमें बढ़ाना पड़ेगा। आमों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 12 आम ज़्यादा खरीद सकता है। तो मूल्य में कमी से पहले आम का मूल्य बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब यहाँ लिखेंगे एक तरफ तो पहले का मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे अभी वर्तमान में क्या मूल्य है, और मूल्य, और यहाँ लिखेंगे हम मात्रा। तो 5 पर 1 की कमी हुई है। तो पहले यदि मूल्य 5 था, अब मूल्य 4 रह गया, तो मात्रा क्या हो जाएगी? इसके उल्टे अनुपात में हो जाएगी, 4 से 5। तो 4 से 5 कितनी वृद्धि हुई है? 1। लेकिन क्वेश्चन में कितनी कह रहा है वृद्धि? कि 12 आम ज़्यादा खरीद सकता है। तो 12 से हम यहाँ दोनों को गुणा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट मात्रा मिल जाएगी। तो 12 चौके 48 और 12 पाँजे 60। तो यानी 16 रुपये में पहले हम 48 आम खरीद रहे थे, अब 16 रुपये में 12 ज़्यादा 60 खरीद पा रहे हैं। पूछा क्या है? कमी से पहले आम का मूल्य। तो ये है आम का मूल्य प्राचीन 16/48, यानी 1/3, 1 रुपये में 3 आम, ये प्राचीन मूल्य है। 50 पेड़ बराबर दूरी पर एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक कार 13वें पेड़ से 34वें पेड़ तक की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। तो सभी पेड़ कितने समय में पार होंगे? तो पंक्ति वाले क्वेश्चन के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही पंक्ति में हमारे पास चीज़ें होती हैं, तो जब इनको काउंट करते हैं या पार करते हैं, तो प्रत्येक 2 के लिए हमारे पास एक ग्रुप बनता है, 2 पेड़ों का एक ग्रुप, फिर अगले 2 के लिए एक ग्रुप। जैसे यहाँ हमारे पास 5 पेड़ हैं, लेकिन ग्रुप कितने बन रहे हैं? 4। तो हमेशा ग्रुप काउंट करने होंगे। अब 13 से 34 यदि हम कुल पेड़ों की संख्या देखें तो ये होते हैं 22 पेड़। 22 पेड़ के लिए ग्रुप कितने बनेंगे? 21। तो 21 ग्रुप को पार करने के लिए उसे लगते हैं 18 सेकंड। 50 पेड़ में ग्रुप हो जाएंगे 49। तो 49 में कितना समय लगेगा ये ज्ञात कर लेंगे। 21 के लिए लगते हैं 18 सेकंड, एक के लिए हो जाएगा 18/21, और 49 के लिए हम 49 से गुणा कर देंगे। तो 7 3 21, 7 7 49, 3 6 18, 7 6 42 सेकंड। 200 मीटर की रेस में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह रेस पूरी करेगा? तो पहले क्वेश्चन को समझे कि ए ने जब 200 मीटर की रेस पूरी की, तब बी से वो 35 मीटर आगे है, या यूं कहें बी पीछे रह गया है 35 मीटर। तो ए ने तो 200 मीटर पार कर दी, लेकिन बी पहुंचा है केवल 165 मीटर तक। एक चीज़ और दे रखिए, या 7 सेकंड से हरा देता है, यानी ए जब यहाँ पहुंच चुका है तब बी उससे 7 सेकंड पीछे है। तो एक चीज़ देख सकते हैं कि बी जब ये 35 मीटर पूरी करेगा तो बी को कितना समय लगेगा? 7 सेकंड, क्यों 7 सेकंड वो पीछे है। तो दूरी बटे समय यहाँ से क्या मिलती है? चाल। तो बी की चाल है 5 मीटर पर सेकंड। यदि दौड़ पूरी हम 200 मीटर पूरी करवाएं बी से 200 मीटर, तो दूरी बटे चाल, तो ये बी को कुल समय लगता है 40 सेकंड, और 7 सेकंड से वो हार गया है। तो 40 में 7 घटा देंगे, यानी ए 7 सेकंड पहले ही पहुंच गया, तो ए को लगेंगे 33 सेकंड। एक चुनाव में 2/5 लोगों ने ए को तथा बाकी लोगों ने बी को वोट देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% ने ए को तथा 25% ने बी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल वोट बताएं यदि बी 750 वोट से जीत गया हो। पहले आते हैं वादे पर। वादा क्या है? कि 2/5 लोग ए को वोट देंगे। तो 2/5 का मतलब क्या है? कि कुल वोट यदि 5 हैं तो 2 व्यक्ति ए को वोट देंगे, 3 व्यक्ति बी को देंगे, 3 और 2 कुल मिलाकर 5। अब हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे मान लेते हैं कि कुल वोट हैं 500, ए को आने थे 200 और बी को आने थे 300, लेकिन वादा तोड़ दिया है कितना? ए का 15% लोगों ने वादा तोड़ा है, 200 का 15% होता है 30, यानी 30 लोग ए को वोट नहीं देंगे, तो ए को वोट कितने आएंगे? 170। इसी तरह बी को 300 वोट आने थे, 25% मुकर गए, तो 300 का 25% होता है 75, यानी बी को वोट आ गए 225। अभी जो 30 लोग ए का वादा तोड़ा है ये कहाँ जाएंगे? बी के पास जाएंगे। तो बी के टोटल वोट हो गए 255, और ये 75 वोट बी के ना होकर किसके हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे। तो ए को मिले हैं 245। अब यहाँ देख रहे हैं बी कितने वोटों से जीत रहा है? 10 वोटों से, लेकिन क्वेश्चन में कितने से जीता है? 750। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई? 750, एक की वैल्यू क्या हो गई? 75। तो कुल वोट कितने माने थे हमने? 500 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 75। तो टोटल वोट कितने हो गए? 00, 75 पाँजे, यानी 5 5 25, 37,500 ये टोटल वोट हैं।
एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वापसी की यात्रा में 1 घंटा ज़्यादा लगे तो दूरी याद करनी है दोनों शहरों के बीच। दूरी हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट दूरी है। अब हम अलग अलग समय निकाल लेते हैं दोनों यात्राओं के। एक यात्रा तो है 50 की गति से, तो दूरी बटे चाल, एक समय तो ये हो गया, और आते टाइम है 1/40, इतना समय लग रहा है। अब हमें दे रखा है कि वापसी की यात्रा है, इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब यानी इसमें यदि 6 घंटे लगते हैं तो इसमें 7 घंटे लगते हैं। तो हम पहले वाली यात्रा में यदि 1 घंटा जोड़ देंगे तो अब ये यात्राएं आपस में यानी समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/50 को हम उधर ले जाते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 40 और 50 का एलसीएम हम जानते हैं होता है 200, 5 और यह आएगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 200। तो दोनों शहरों के बीच इस क्वेश्चन में दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। एक व्यक्ति अपनी राशि का 12.5% दान कर देता है, शेष का 70% खर्च कर देता है। अब उसके पास 210 रुपये बचते हैं, तो शुरू में कितने थे? तो हम मान लेते हैं शुरू में उसके पास 1 यूनिट राशि थी, इसमें से इसका 12.5% दान कर दिया। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/8 होती है। तो 1 में से जब हम उसका 1/8 भाग घटा देंगे तो हमारे पास क्या शेष बचेगा, 7/8, यानी इतनी अब शेष बच गई है। इसका 70% खर्च कर देता है, तो 7/8 का 70% खर्च कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7/8 का 30%। तो इतनी राशि हमारे पास शेष बच गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बचे हैं 210 रुपये, तो 210 इसके इक्वल पुट कर देंगे, प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगेगा। 30 और 7 की गुणा 210, इधर भी 210, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 8 और 100 की गुणा इधर आ जाएगी, तो 1 बराबर क्या आएगा, 800। तो हमने माना था कि उसके पास 1 यूनिट रुपया है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 800। तो शुरू में उसके पास 800 रुपये थे। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है कि जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इंक्रीज हो चुका है 17%। इससे क्या होता है, जो हमारी नेट इनकम है, शुद्ध आय है, वो कम हो गई 3%। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी जब ये 17% बढ़ता है तब ये 3% कम हो रही है। इसका मतलब कि हमारा इनकम टैक्स जो भी था, जितना भी था, उस पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, 17% की। इसको इक्वल पुट कर देंगे हम, इसके जो हमारी शुद्ध आय है, नेट इनकम है, उसका 3%। इक्वल क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप ये घटना घट रही है, इसलिए दोनों को इक्वल, यानी दोनों इक्वल अनुपात में कार्य कर रहे हैं। अब प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे और इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो फाइंड कर लेंगे। तो 3 है इधर, ये 17 गुणा में यहाँ नीचे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नेट इनकम तो है 17 यूनिट और 3 हम उस पर कितना जो टैक्स है वो चुका रहे हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी आय, 20। यानी किसी कंपनी से हम या किसी भी जॉब से 20 यूनिट ले रहे हैं, 3 हम टैक्स चुका देते हैं, तो हमारे पास नेट कितना बचता है, 17। अब पूछा है इनकम टैक्स की दर क्या है, तो इनकम टैक्स चुका रहे हैं हम 3 कितने पर, 20 पर। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर दें, 20 5 100, 5 दिए 15%, ये इनकम टैक्स की दर है। एक आदमी अपनी आय का एक भाग बचाता है ताकि 16 महीने में एक कार खरीद सके। यदि वो 14 महीने में कार को खरीदना चाहे तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर पहले एलसीएम लेंगे 16 और 14 का, वो होता है 112। यह मान लेते हैं कि कार की कीमत 112 यूनिट है। अब यदि वो कार को पहले 16 महीने में खरीद रहा था, इसका मतलब 16 7 112, प्रति माह 7 यूनिट बचा रहा था। अब कितने में खरीद रहा है, 14 महीने में, 14 8 112, यानी 8 यूनिट प्रत्येक महीने बचाना होगा। तो बचत 7 से 8, यानी एक बचत में बढ़ोतरी करनी होगी। बढ़ोतरी किस पर कर रहा है, 7 पर, यानी पहले 7 यूनिट बचा रहा था, अब एक और बचाना है। तो 1/7 गुणा 100, 14 सही 2/7, इतने प्रतिशत बचत बढ़ा देनी चाहिए।